साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, आज फिर से हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं आज की अपनी 9वीं कड़ी में। और 8वीं कड़ी तक के सभी प्रश्न आप सभी ने देख लिए हैं। और चलिए तो आज फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं आज की 9वीं कड़ी का। साथियों चलिए शुरू करते हैं। साथियों आज का पहला प्रश्न दिया गया है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? साथियों प्रश्न आप सुन लिए होंगे, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए सुंग, बी पाल, सी गुप्त या फिर डी चोल। तो साथियों ये जो महरौली का जो लौह स्तंभ है इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। और ये जो प्राचीन भारतीय धातु कर्म का जो जानकारी थी प्राचीन भारतीयों को, वो उसका उत्कृष्ट नमूना है ये। और यह अपने आप में भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा है। यह कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के समय निर्माण किया गया था। क्योंकि इसमें जो सबसे पुराना जो लेख इसमें है महरौली स्तंभ में, वो उसमें चंद्र नामक राजा का जिक्र हुआ है। तो इतिहासकार इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मानते हैं। और कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इसके पहले ही इसका निर्माण किया गया है, लेकिन ज़्यादा मान्यता यही है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय इसका निर्माण किया गया है। तो इस लौह स्तंभ की विशेषता यह है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें लोहे की जो मात्रा है वो 98% है और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। यानी इससे यह साबित होता है साथियों कि प्राचीन समय में भारतीयों को धातु कर्म की एक बहुत ही अच्छी जानकारी थी। इसीलिए ये प्रसिद्ध है महरौली का लौह स्तंभ। और ये गुप्त वंश से संबंधित है, खास करके राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अलावा सामान्यतः और कौन सा तत्व होता है? साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अलावा सामान्यतः और कौन सा तत्व होता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर यानी गंधक या फिर डी फास्फोरस। तो साथियों कार्बनिक यौगिक में जो है कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अलावा सामान्यतः कार्बन होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो इसमें प्रायः कार्बन होता है। इसमें सहसंयोजक रासायनिक बंध होता है। सभी जैव अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए ये सब कार्बनिक यौगिक ही हैं। जितने भी जैविक यौगिक हैं ये सब कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रायः जो है साथियों ये कार्बनिक यौगिकों में ही विलय होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अलावा सामान्यतः कार्बन तत्व पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, भारत में हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस खनिज का भंडार मिला है? साथियों आपने प्रश्न सुन लिया होगा, मैं विकल्प बताता हूँ। विकल्प ए यूरेनियम, विकल्प बी लिथियम, ऑप्शन सी कॉपर या तांबा या फिर ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो साथियों जम्मू कश्मीर में लिथियम का विशाल भंडार मिला है। इसकी क्षमता 59 लाख टन लगभग है। इसका लगभग 59 लाख टन अनुमान लगाया गया है इसकी क्षमता। इसे साथियों ये लिथियम जो है इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिला है। और साथियों लिथियम जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये बहुत ही उपयोग में आने वाला ये तत्व है। ये आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब में सबकी जो बैटरियां होती हैं उनमें लिथियम आयन का ही उपयोग होता है। क्योंकि लिथियम जो है वो लिथियम से बने जो बैटरी होते हैं वो आमतौर पर स्थायी होते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो इसलिए लिथियम बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न का उत्तर है लिथियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? साथियों प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? आपको विकल्प दिए गए हैं, ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार
या फिर डी एक भी बार नहीं। तो साथियों, 1896 से ओलंपिक खेल का आयोजन हो रहा है, लेकिन आज तक भारत में इसका आयोजन नहीं हुआ है। अब तक विकसित देशों में ही इसका आयोजन होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में विकासशील देशों में इसके आयोजन की मांग बढ़ी है और 2032 तक के ओलंपिक का फैसला हो चुका है और इसी कड़ी में 2036 के ओलंपिक का भारत प्रबल दावेदार है। अभी जो विकासशील जो देश हैं वो मांग कर रहे हैं अपने देश में ओलंपिक के आयोजन के लिए। हो सकता है कि ये इस बार जो 2036 का ओलंपिक है वो भारत में हो, तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। तो अभी तक जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है, तो अभी तक एक भी बार भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक भी बार नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए गीत को अंतरिक्ष में भेजा गया है? प्रश्न 5वां दिया गया है, किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए गीत को अंतरिक्ष में भेजा गया है? आपको उत्तर दिए गए हैं। ए लता मंगेशकर, बी केसरबाई केरकर, सी वाणी जयराम या फिर डी उषा मंगेशकर। तो साथियों, द साउंड्स ऑफ अर्थ नामक एल्बम है, इसके निर्माता हैं टिमोथी फेरिस। एल्बम में एक भारतीय आवाज़ भी है, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका सुरश्री केसरबाई केरकर। राग भैरवी में उनका गायन है। इसमें उसके बोल हैं, जात कहाँ हो अकेली गोरी, अर्थात लड़की तुम अकेली कहाँ जा रही हो। आज भी बाह्य अंतरिक्ष में ये गीत जो है ये गूंजती है। ये राग भैरवी में गाया गया है, जात कहाँ हो अकेली गोरी। ये गीत आज भी अंतरिक्ष में बजता है, क्योंकि उनकी आवाज़ में ये वाइजर अंतरिक्षयान वाइजर 1 और 2 की मदद से 1970 में अंतरिक्ष में भेजा गया है। केसरबाई केरकर को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सुरश्री की उपाधि दी थी। साथियों, केसरबाई केरकर को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुरश्री की उपाधि दी थी। ये जयपुर अंतरौली घराने की गायिका हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केसरबाई केरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां दिया गया है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? आपको उत्तर दिए गए हैं। ए कान, बी गला, सी मस्तिष्क या फिर डी दांत। तो साथियों, अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला जो अंग है वो मस्तिष्क है, जिससे मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है सी मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, भारत के पहले आर्कटिक अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? आपको उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। भारत के पहले आर्कटिक अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? साथियों, आपको विकल्प दिए गए हैं। ए उत्तर गंगोत्री, बी हिमाद्री, सी हिमानी या फिर डी मैत्री। साथियों, सही उत्तर है हिमाद्री। यह भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है। साथियों, हिमाद्री जो है वो भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। यह स्पिट्सबर्गेन द्वीप नॉर्वे में स्थित है। यह 2008 से भारतीय वैज्ञानिक जांच के केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, भगवान विष्णु के किस नाम में कमल का संस्कृत पर्यायवाची है? प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ। भगवान विष्णु के किस नाम में कमल का संस्कृत पर्यायवाची है? आपको उत्तर दिए गए हैं। ए माधव, बी केशव, सी दामोदर या फिर डी पद्मनाभ। तो साथियों, कमल फूल के कई संस्कृत नाम हैं, जैसे कि पद्म, पंकज, पंकरुह, सरसिज, सरोज, सरोरुह, सरसिरुह, जलज, जलजात, ननिल, उत्पल, पुंड्रिक, तामरस, इंदिवर, कुवलय
वनज, नीरज, वारिज, अम्भोरुह, अम्बुज, अम्भोज, अब्ज, अरविंद। अब चूंकि भगवान विष्णु की नाभि में कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, अतः श्री हरि विष्णु जी का एक नाम पद्मनाभ भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मनाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। दुनिया का एकमात्र सागर कौन सा है जिसका कोई तट नहीं है? साथियों, प्रश्न दिया गया है दुनिया का एकमात्र सागर कौन सा है जिसका कोई भी तट नहीं है। आपको उत्तर दिए गए हैं। ए लाल सागर, बी मृत सागर, ये सी सारगैसो सागर, इसको सारगासो सागर भी कहते हैं, और डी काला सागर। तो साथियों, दरअसल अटलांटिक महासागर में समाये हुए सारगैसो या सारगासो सागर का कोई किनारा नहीं है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है। यह चारों तरफ इसके चारों तरफ जल ही जल है, और ये भौगोलिक मानचित्र में जल का कोई भी जल का ये भंडार जो है वो कहीं से भी ज़मीन को स्पर्श नहीं करता है, ज़मीन को नहीं छूता है। सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम और कैनरी जलधारा जो है उसके पूर्व में है। तो ये उत्तर इसका हो जाएगा सारगैसो सागर या सारगासो सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां दिया गया है तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ। तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आपको उत्तर दिए गए हैं। ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन सतर्क, सी ऑपरेशन दोस्त, विकल्प डी दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो साथियों, भारत सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ये ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप के बाद 6 फरवरी 2023 को भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह एक निरंतर खोज और बचाव अभियान है। भूकंप का केंद्र गाजियाटेप तुर्की से 34 किलोमीटर पश्चिम में था। तो इसमें मोबाइल अस्पताल और खाद्य सामग्री वगैरह पहुंचाकर पीड़ितों की मदद की गई थी और हर संभव ध्यान रखा गया। तो इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी, ऑपरेशन दोस्त। साथियों, इसमें जो पहला ऑप्शन है ऑपरेशन गंगा, वो यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे यूक्रेन में रूसी आक्रमण के समय, यानी कि ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन में जब रूसी आक्रमण हुआ था उस समय भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए जारी एक ऑपरेशन है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है ऑपरेशन सतर्क, वो आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, जो नशीले पदार्थों के अवैध उत्पादन और उनका अवैध परिवहन को रोकने के लिए चलाया गया था। अप्रैल 2022 में चलाया गया था। इसमें रेलवे सुरक्षा बल को बहुत सफलता भी मिली थी। इसमें ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर जब तालिबान का कब्जा हुआ था उस समय काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए जटिल मिशन का नाम है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्जा किया और भारतीय नागरिक वहाँ फंस गए थे तब उनको वहाँ से सुरक्षित भारत लाने के लिए ये मिशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो साथियों, ये तो थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।